स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम जो है क्लास 10वीं का जो है राजनीतिक विज्ञान जो है हमारा सिविक्स का जो है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है राजनीतिक दल। तो इस चैप्टर के जो है एक तरीके से जो है हम इम्पॉर्टेंट जो भी इसके नोट्स हो गए या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई, इस चैप्टर को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कर लेंगे और इसका जो है हम पॉइंट बाई पॉइंट हम पढ़ते जाएंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है यार कि अगर चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, क्योंकि यहाँ आपको जो है आपके कक्षा से या फिर ऐसे भी जो है हमने जीके के हो गए या फिर अलग अलग तरह के जो है इम्पोर्टेंट जो है जो कि आपको आने चाहिए, तो इस तरह की वीडियो हम डालते रहते हैं। तो यार अभी तक अगर नहीं किया है तो कर लिया करो, कर लिया है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आप बहुत समझदार हो। नहीं किया है तो कर लो यार, समझदार बन जाओ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। राजनीतिक दल हम रोज़ाना सुनते रहते हैं, ये दल है, बीजेपी है, कांग्रेस है या फिर बीएसपी है। तो ये सब जो है बहुत सारी दल है। आप पहले तो आप देखो, हमारी हर एक वीडियो में हम यही प्रयास करते हैं कि हम जो है इस बुक की लैंग्वेज में नहीं पढ़ेंगे, हम पहले अपने आसपास की चीज़ों को उठाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी अगर आसपास ही देखें तो बहुत सारी पार्टियां होती हैं। रोज़ाना हम सुनते रहते हैं कि इस पार्टी ने ये किया, वो पार्टी ये कर रही है, ये पार्टी वो कर रही है। तो आखिरकार है क्या ये राजनीतिक दल? तो आप पहले एक बार विचार करो कि अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी में क्या खास है। पहला तो ये एक बहुत बड़ी पार्टी, इसमें बहुत सारे पार्टी कैसे बनती है, पार्टी कैसे बनती है। पार्टी जो है बहुत सारे लोगों को, एक दो तीन चार, बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़कर जो है एक पार्टी बनती है। और जैसे कि अभी बीजेपी पार्टी है, तो इस प्रकार जो है पहले तो राजनीतिक दल में पार्टियां हो जाती है। राजनीतिक दल का अर्थ है लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल के 3 हिस्सों या 3 घटक होते हैं: नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। राजनीतिक दल के 3 हिस्से होते हैं। जैसे एक तो देखो, एक हो जाता है नेता। नेता जो है किसी भी दल का जो है प्रमुख, जो है पार्टी का जो है वो एक नेता होता है जो कि उस दल से रिलेटेड जो है प्रमुख फैसले लेता है। कोई भी फैसले हो गया, जैसे कोई भी फैसला है तो उस फैसले को जो है वो जो है नेता लेता है। तो सबसे पहले तो पार्टी बनाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी इंडिविजुअल एक लोग से पार्टी नहीं बनती। पार्टी के लिए जो है पहले बहुत सारे लोगों का होना ज़रूरी है। लोगों के फॉलोवर्स होने चाहिए, समर्थक होने चाहिए, यानी उसके जो है लोग को जो है समर्थन करने वाले लोग होने चाहिए। तो लोग का होना ज़रूरी है। और उसका मेन पर्पज़ क्या होता है? कोई भी पार्टी है, मान ले जाए आप अगर अपने आसपास उदाहरण लो, बीजेपी है, कांग्रेस है, तो इनका मेन पर्पज़ क्या होता है? इनका मेन पर्पज़ हो जाता है चुनाव लड़ना और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। इनका मेन पर्पज़ क्या है? चुनाव लड़ना, यानी जब हमारी जो भी चुनाव होती हैं, जैसे कि लोकसभा के चुनाव हो गए या फिर विधानसभा के चुनाव हो गए, तो ये चुनाव लड़ती है। और किस कारण से लड़ती है? राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए ये चुनाव लड़ती है। तो ये हो गया राजनीतिक दल का अर्थ। ये हो गया लोगों का एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। आप, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। दूसरा, राजनीतिक दल के 3 हिस्से या घटक होते हैं। सबसे पहले तो नेता होना चाहिए। राजनीतिक दल में नेता होता है। सक्रिय सदस्य, उस जो है पार्टी के जो है सक्रिय सदस्य होने चाहिए, यानी पार्टिसिपेंट होने चाहिए। और तीसरा है समर्थक, यानी उसको फॉलोवर्स होने चाहिए, उस पार्टी को जो है फॉलो करने वाले लोग होने चाहिए। मान लिया जाए आप एक पार्टी खोल रहे हो, उसमें कोई नेता ही नहीं है, तो फिर पार्टी ही नहीं चलेगी। तो सबसे पहले तो नेता होना चाहिए, तभी कोई पार्टी खुलेगी। दूसरी बात है कि उसके जो है सदस्य होने चाहिए, उस पार्टी के जो है जो नेता हैं तो वो सक्रिय सदस्य होने चाहिए। और तीसरा है उसके समर्थन होने चाहिए, उसके फॉलोवर्स होने चाहिए। तो ये हम कर चुके हैं। अब है कि राजनीतिक दल जो है, जितने भी राजनीतिक दल है, तो उसके क्या कार्य हैं, ये मुख्य रूप से इनके कार्य क्या होते हैं। हमारे देश में भी राजनीतिक दल है तो क्या कार्य होते हैं यार? ये तो देखो, आपको भी पता है राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं। देखो बहुत सारे, वैसे तो राजनीतिक दल बहुत सारे काम करवाती है, लेकिन हमको वो सब नहीं, दिल की बात नहीं बतानी है ना। आपको पता है ना राजनीतिक दल क्या क्या करवाती है, तो छोड़िए वो सब बात तो अलग है। लेकिन मुख्य कार्य क्या है? पहला तो राजनीतिक दल जो है सरकार चलाती है। सबसे पहले तो वो चुनाव लड़ती है। क्या है सबसे पहला? क्या है राजनीतिक दल? सबसे पहला तो वो चुनाव लड़ती है। भाई सबसे पहला तो यही काम है ना उसका, चुनाव लड़ना। वो चुनाव लड़ेगी। आप कहोगे क्यों, पहले वो सरकार नहीं चलाएगी? सरकार चलाने के लिए पहले चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप ये भी कह सकते हो। तो सबसे पहले तो जो है सरकार को चलाने के लिए उसको चुनाव जीतना पड़ेगा। तो पहला क्या है? चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ लिया, मान लिया जाए चुनाव लड़ा, चलो भाई कोई एक पार्टी जीती। अब है अगर एक जो पार्टी जीत गई, वो तो कानून बनाएगी, लोगों को जो है लोगों की सुविधाएं पहुंचाएगी, लोगों की बात को जो है सरकार के समक्ष रखेगी। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं। हम
इसमें जो है ना हम पॉइंट सोच के लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर हमने दिमाग लगा लिया ना तो हम पॉइंट को खुद लिख सकते हैं। राजनीतिक दल के कार्य क्या है देखिए, सबसे पहले चुनाव लड़ती है। दूसरा है सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने लाना। जो राजनीतिक दल है ना, अब कोई भी दल है, बीजेपी दल है, मान लिया जाए बीजेपी तो दल है, वो क्या करती है, बीजेपी भी होगी या फिर कांग्रेस ही होगी, तो पार्टियां क्या करती हैं मेन रूप से, मान लीजिए आप अगर विपक्ष में हो, यानी जो पार्टी जीती है, आप जो हारे हो, आप अगर हारी हुई पार्टी भी जो हो, तो वो आप सरकार की नीतियों को लोगों के सामने ही लाओगे। भले ही आप उसको जो है अलग पर्पज़ के लिए लाए, भले ही आप लोगों को भड़का रहे हो कि सरकार ये अच्छा नहीं काम कर रही है, लेकिन आपकी वजह से जो सरकार की नीति है वो लोग के पास तो आई। मान लिया जाए कल को सरकार अगर कोई गलत काम भी करना चाहती है, तो आप जो हो, आप उसको लोगों के सामने बताओगे कि देखो वो गलत कार्य कर रही है। तो ये भी एक मुख्य ही हिस्सा हुआ विपक्ष का कार्य। ऊपर से जो राजनीतिक दल है, जैसे बीजेपी वाले भी है, जो इस समय जो है बहुमत में है, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी बताते हैं। दरअसल जो उसके अलग अलग समर्थक है, नेता है, क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारी पार्टी जी देखिए ये कर रही है, हम ये सोच रहे हैं करने को, हम ये करेंगे। तो इस तरह के जो है सरकार की जो भी नीति है, कार्यक्रम है, वो जनता के सामने लाते हैं। तीसरा कानून निर्माण, यानी कोई भी कानून को बनाना, नई नई कानून बनाना, नए नए कानून को लाना, तो ये भी इनका कार्य है। चुनाव हारने पर शासक दल में विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। अब मान लीजिए अगर चुनाव हार भी जाती है, तो शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका भी निभाते हैं राजनीतिक दल। और पाँचवा है जनमत निर्माण में दल मुद्दों को उठाते हैं, उस पर बहस करते हैं। और जनमत निर्माण में जो है, यानी कि जनमत के निर्माण में जो है, तो उसमें जो है मुद्दों को उठाते हैं और उस पर बहस करते हैं। कोई भी मुद्दा हो गया तो लोकसभा में उठता है, राज्यसभा में उठता है, तो ये हो गया। अब है हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। एक मुख्य इसमें हिस्सा ये आता है कि चलो भाई, राजनीतिक दल है, बीजेपी है, कांग्रेस है, हमें क्या ज़रूरत है इसकी, हम इसके बिना भी काम कर लेंगे, हम खुद ही चलाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, पहली बात, अगर अगर आप एक किसी लोकतांत्रिक देश में है ना, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सबसे पहला तो राजनीतिक दल बहुत इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक दल के बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते किसी भी लोकतांत्रिक देश का, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक देश है तो हमारे पास जो है सबसे पहले ऑप्शन होना चाहिए कि हम किस पार्टी को जिताएं, किस पार्टी को ना जिताएं। तो जब राजनीतिक दल नहीं रहेगी ना, तो ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहला तो हमारे पास जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो है जनता वोट करती है। और मान लिया जाए राजनीतिक दल ही नहीं रहेगा, किसको वोट करेगी वो। तो सबसे पहले तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाते हैं। और जो राजनीतिक दल है, जैसे हमने अभी बात की विपक्ष की, तो ये क्या करती है, सरकार की जो नीतियाँ होती है, जो गलत नीतियाँ होती है, उस पर जो है अंकुश भी लगाती है कि चलिए भाई ये आप गलत कर रहे हो, जिसको आप रोको। वरना जो है हम जनता को वो बताती है कि और जनता जो है सरकार पे दबाव डालता है, वो जो है सरकार पे दबाव डालती है विपक्षी पार्टियाँ। तो ये हो गया। तीसरा है लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना। और जो राजनीतिक दल है ना, उसी के माध्यम से जो है लोगों की समस्याएं जो है सरकार के पास पहुँचती है। क्योंकि मान लिया जाए अगर एक प्रमुख नेता है जो कि दिल्ली में है, तो आप अगर देश के किसी अन्य भाग में हो, मान लिया जाए आप बहुत ही दूर इलाके में हो, तो आप अपनी बातों को उसके तक नहीं पहुंचा पाओगे। तो उसके लिए जो भी आपके जो है इलाके से जिस भी पार्टी का नेता जीता हुआ है, आप उसको बताओगे। अब वो जो है वो अपनी बातों को जो है सरकार को बताएगा कि हमारे क्षेत्र में ये समस्या है, हमारे क्षेत्र में वो समस्या है। तो ये हो गया। अब देखिए, हम क्या देखते हैं ना कि आज जो पूरा विश्व है ना, उसमें जो है ना अलग अलग तरह की दलीय प्रणाली है। कुछ देशों में तो हमने देखा लोकतंत्र है, कुछ देश में हम देखते हैं साम्यवादी सरकार है, जैसे इसका एक चीन उदाहरण है। कुछ देशों में हम क्या देखते हैं कि वहाँ जो है वो सेना शासक है या फिर एक दलीय व्यवस्था है। तो इस तरीके से जो है ना, आज जो है ना पूरे विश्व को जो है ना 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था में बाँटा गया है, 3 तरह की दलीय व्यवस्था में बाँटा गया है। सबसे पहला एक दलीय प्रणाली। ये क्या है, ऐसा देश जहाँ की सिर्फ एक और एक दल है, यानी जहाँ जो है सिर्फ एक ही दल जो है वो चुनाव लड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन हो गया। चीन जो है वो एक दलीय प्रणाली जो व्यवस्था है वही अपनाता है चीन। दूसरा है एक दलीय व्यवस्था में कई देश में सत्ता ही 2 दलों के बीच होती है, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। और तीसरा बहुदलीय व्यवस्था, ऐसे देश जहाँ बहुत से दलों को सत्ता में आने का अवसर मिलता है, जैसे भारत। भारत विश्व में 3 प्रकार की दलीय प्रणाली है। सबसे पहला एक दलीय प्रणाली या व्यवस्था, इसमें देश की सत्ता एक ही दल के पास होती है, जैसे चीन। चीन इसका जो है एक सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि वहाँ जो है एक ही प्रकार के दल है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चीन के दल का
नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उसका नाम क्या है, आपको पता है कमेंट करके बताइए। चीन में जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही दल है। चीन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही दल है। अब वहाँ जो है मुख्य जो है वही लड़ती है। चीन में क्या है कि चीन में जो, हाँ, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है। चीन में क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहाँ क्या है, वहाँ मेन रूप से एक ही दल है और जो है वहीं एक ही दल के ही लोग खड़े होते हैं। वहाँ क्या है कि चुनाव एक तरह से लोकतांत्रिक देश तो उसको भी कहा जाता है, लेकिन वो पूर्ण लोकतांत्रिक नहीं है। वहाँ क्या होता है ना कि एक ही दल के जो है दो लोग आपस में ही खड़े होते हैं। जैसे मान लिया जाए एक ही दल है ना, उसमें दो पॉपुलर चेहरे हैं। अब जब मान लिया जाए बीजेपी के दो पॉपुलर चेहरे हैं, मान लिया जाए योगी और मोदी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, जो जीतेगा वही बनेगा अगला प्रधानमंत्री। जीते कोई भी, लेकिन पार्टी तो एक ही है ना, लड़ तो बीजेपी ही रही ना। वैसे चीन में है। दूसरा है दो दलीय व्यवस्था। कई देशों में ऐसा है कि दो ही दल है, मुख्य रूप से दो ही दल है। जैसे इसका उदाहरण अमेरिका और ब्रिटेन है। अमेरिका में जो है दो पार्टियां हैं, एक तो रिपब्लिकन है और एक जो है लिबरेशन है। तो ये दो पार्टियां जो है अमेरिका में सिर्फ यही है, दो पार्टियां जिनके बीच में आपसी चुनाव होते हैं, और तीसरी कोई भी पार्टी नहीं है। और तीसरी तरह की जो व्यवस्था है वो होती है बहुदलीय व्यवस्था। जैसे कि भारत, यहाँ जो है कितनी भी पार्टियां आप बना सकते हो, यहाँ कोई रोक नहीं है। ये भारत में जो है बहुत सारी पार्टियां हैं, लगभग यहाँ जो है सैकड़ों पार्टियां हैं, और इस पे कोई रोक नहीं है। बहुत सारी पार्टियां जो है लोकसभा के चुनाव में लड़ती भी है। मुख्य रूप से अभी शायद 12 पार्टियां ऐसी है जो लोकसभा के चुनाव लड़ती है। अब है गठबंधन सरकार या मोर्चा। अब हम कुछ समय पर हम सुनते हैं अखबारों में, टीवी में हम अक्सर सुनते रहते हैं गठबंधन सरकार। दरअसल ये गठबंधन सरकार क्या है, गठबंधन सरकार या फिर मोर्चा जो है ये क्या है। जब चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, मान लिया जाए चुनाव हुआ और वहाँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो भारत है वहाँ बहुत सारी पार्टियां लड़ती है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टी को जो है बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए। बहुमत के लिए चाहिए 172 सीटें, 100 या फिर शायद 272 सीटें, 272 सीटें। तो उसमें जो है मान लीजिए कोई पार्टी है तो उसको इतनी सीटें नहीं मिल पाती है, 272 सीटें नहीं मिल पाती है, तो वो जो है ऐसे में सरकार नहीं बना पाएगी। तो ऐसे में क्या करती है कि वो किसी और पार्टी के साथ मिल जाती है, दोनों पार्टी मिल जाती है और एक गठबंधन बनाती है, और दोनों पार्टियों की अगर सीटें 272 हो जाती है तो वो जो है सरकार बना लेती है। तो ऐसे दलों को जो कहते हैं गठबंधन सरकार कहते हैं। अब भारत के तीन बड़े गठबंधन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए। जैसे बिहार में भी देखिए, इसका एक उदाहरण है कि बिहार में जो इस बार चुनाव हुए थे उसमें एनडीए ही जीती है। जो है जेडीयू और बीजेपी का दोनों का आपसी गठबंधन है एनडीए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाया गया गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा बनाया गया गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए। और तीसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाया गया गठबंधन, वाम मोर्चा। तो ये तीन तरह की भारत में जो है बड़े गठबंधन है। ऐसे तो बहुत सारे गठबंधन है छोटे मोटे, लेकिन ये जो तीन है बड़े हैं। अब कौन सी दलीय व्यवस्था बेहतर है। हमने जो ऊपर तीन दलीय व्यवस्था पढ़ी, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय, तो कौन सी बेहतर है। देखिए आप ये खुद भी सोच के देख सकते हैं कि एक दलीय तो बिल्कुल बेहतर नहीं है, क्योंकि जब वहाँ एक दल है तो लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, उसको जो है मजबूरन वोट तो उसी दल को देना पड़ेगा। और देखिए नेता भले ही चेंज हो जाए, लेकिन दल जो है, तो दल की मानसिकता तो एक ही रहती है। कोई भी नेता आएगा वो अपने पार्टी का के लिए ही काम करेगा। तो ये एक दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि चुनाव के समय लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं होता है, एक ही दल चुनाव लड़ता है। बहुदलीय प्रणाली, अब अगर हम द्विदलीय की बात करें तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन बहुदलीय प्रणाली से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुदलीय प्रणाली में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपके पास जो है अनेकों पार्टियां लड़ती है, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि हम किसको वोट दें। तो बहुदलीय प्रणाली को बेहतर माना जाता है, क्योंकि चुनाव के समय लोगों के सामने बहुत से विकल्प होते हैं, बहुत सारे दल चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, अब है चुनाव आयोग द्वारा दलों को मान्यता देना। कोई भी दल है, अब उसको राष्ट्रीय दल या फिर जो है स्थानीय दल, राज्य दल, तो उसको मान्यता कौन देता है। मान लिया जाए मैं अगर चाहूँ तो आज एक दल बना सकता हूँ, आप चाहो तो एक दल बना सकते हो। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी दल, देखिए उसको चुनाव आयोग जो है मान्यता देता है। अब वो क्या देखता है, चुनाव आयोग मान्यता देने के लिए क्या क्या देखता है। पहले तो देखता है कि देश की हर पार्टी को चुनाव आयोग अपना पंजीकरण करवाना पड़ता है। देश में जितनी भी पार्टियां हैं उसको पहले चुनाव आयोग द्वारा अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा। अगर पंजीकरण नहीं करवाएगा तो चुनाव आयोग जो है उसको चुनाव लड़ने ही नहीं देगी, वो फिर चुनाव में भागीदारी ही नहीं लेगा। दूसरा, आयोग सभी दलों को समान मानता है। चुनाव आयोग जो है उसके लिए सभी दल समान है, चाहे वो कितनी भी बड़ी दल हो, कितनी भी छोटी दल हो।
पर बड़े दल और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। लेकिन जो बड़े दल होते हैं, यानी अभी मान लिया जाए बड़ा दल कौन कौन सा है, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो ये जो है कुछ बड़े दल हैं, तो इनको जो है कुछ विशेष सुविधाएं देता है चुनाव आयोग। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, इनको जो है एक अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है। मान लिया जाए अगर हम बीजेपी को देखें तो उसका कमल है, और कांग्रेस को देखें तो उसका जो है पंजा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि चुनाव आयोग जो है इनको पहले तो एक अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी के उम्मीदवार ही कर सकते हैं। और जैसे कोई बीजेपी का नेता है ना, तो वो सिर्फ कमल का ही उपयोग कर सकता है, कोई कांग्रेस वाला नहीं कर सकता है कमल का उपयोग। तो पार्टी का उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियां मान्यता प्राप्त दल कहलाते हैं। और जिनको ये जो है विशेषाधिकार मिल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं, चुनाव आयोग ने जो है कुछ नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त कर सकता है, कि कोई दल जो है कितने प्रतिशत वोट या सीट जीतकर मान्यता प्राप्त कर सकता है। देखिए, भारत में दो प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं। भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय दल, प्रांतीय दल। और कुछ जो है देखिए राष्ट्रीय दल यानी कि जो पूरे देश में चुनाव लड़ती है, कुछ जो है प्रांतीय दल जिसको क्षेत्रीय दल भी कहते हैं, यानी किसी विशेष क्षेत्र में ही चुनाव लड़ती है। देखिए, प्रांतीय दल कौन से होते हैं, यह कुछ क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। प्रांतीय दल जो है कुछ क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। अगर कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करता है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। मान लीजिए कोई भी दल है ना, अगर वो राज्य कोई ये हम प्रांतीय दल की बात कर रहे हैं, तो प्रांतीय दल तो किसी एक प्रांत में होगा, किसी एक राज्य में लड़ लिया या फिर 2 राज्य में लड़ लिया, या पूरे देश में ये नहीं लड़ती है, किसी क्षेत्र में लड़ती है। जैसे इसका एक उदाहरण आम आदमी पार्टी है, बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी जी नहीं, ये तो राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, एसपी, सपा जिसको हम कहते हैं, तो ये जो है सिर्फ यूपी में ही लड़ती है। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम क्षेत्रीय दल। तो कोई भी दल जो है अगर किसी भी विधानसभा चुनाव में जो है कुल मतों का 6%, अब आपको लग रहा होगा विधानसभा चुनाव का क्या मतलब यहाँ है, तो क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होती है वो लोकसभा चुनाव तो लड़ती नहीं है, क्योंकि लोकसभा पूरे देश में होता है। तो ये जो लड़ती है विधानसभा चुनाव, जो कि सिर्फ एक राज्य में होता है। तो कोई भी दल विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मतों का 6%, यानी जो उस विधानसभा में जो मतदान हुए उसका अगर 6% या उससे अधिक हासिल कर लेता है और कम से कम 2 सीटें जीत लेता है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। तो उसको जो है राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है, अन्यथा उसको नहीं मिलेगी। दूसरा, प्रांतीय दल प्रांतीय हितों में रुचि लेता है। अब कोई भी जैसे प्रांतीय दल है जो कि राज्य में ही चुनाव लड़ रहा है, तो वो जो है देश के हितों में उतना उसको कोई मतलब नहीं है। वो जो है अपने जो है राज्यों में जो है उसी के जो है हितों के रुचि लेता है, और देश में क्या चल रहा है उससे उसको ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं। वो अपने राज्य का देखेगा कि मुझे अपने राज्य में किस तरह से विकास करना है। और आज जैसे इसका एक उदाहरण है आम आदमी पार्टी, जनता दल, शिवसेना, ये सब जो है प्रांतीय दल है। दूसरा हम बात करें अगर राष्ट्रीय दल की, जो कि पूरे देश में लड़ती है, तो ये क्या है, ये पूरे देश में फैले होते हैं, क्योंकि ये पूरे देश में लड़ती है। जैसे आज बीजेपी को देख ले, कांग्रेस को देख ले, तो ये हर एक राज्य में फैली हुई है। अगर पहला तो, और दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में, वो तो हमने प्रांतीय दल को देखा था कि विधानसभा चुनाव में सेम नियम वही है, लेकिन इसमें जो है लोकसभा चुनाव में कोई भी दल अगर लोकसभा चुनाव में 6% या 4 राज्यों की विधानसभा सीटों में पड़े कुल वोट का 6% हासिल करता है, तो लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीत भी लेता है, तो उसे राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलती है। राष्ट्रीय दल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में रुचि लेती है, जैसे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अब जो है हम देखेंगे कि राष्ट्रीय दलों के सामने चुनौतियाँ क्या क्या है। राष्ट्रीय दलों के सामने चुनौतियाँ, तो इसको जो है हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।